स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन जो कि है चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से पहले वाली वीडियो के अंदर हमने 3.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करा है। हालांकि ये एक पहला ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं है समझने के लिए, फिर भी जो भी बेसिक चीजें निकल कर आ सकती थी वो मैंने आपको समझा दी है 3.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, ज्यादा मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट है, थोड़े बहुत वेरिएशन होंगे वो सब हम कर लेंगे। यहाँ पर सारा का सारा जो गेम है वो क्या है, लैंग्वेज का, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट इक्वेशन दे दी गई है तो वो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास में टास्क ये आएगा लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन इज नॉट गिवन एंड वी हैव टू फॉर्म द इक्वेशन बाय द स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट को डिकोड कर कर आपको इक्वेशन सही बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो के अंदर हम वही सब चीजें सीखेंगे कि कैसे बुक के अंदर क्वेश्चंस की लैंग्वेज दी गई है डिफिकल्ट और उसको हम कैसे इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स क्रैकल, दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर बोला गया सॉल्व द फॉलोइंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने 3.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर सीखा था। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को नेम दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली, वाई को इस तरफ ले आकर मैंने कर दिया पॉजिटिव। अब इस वैल्यू को, अब एक्स की इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स एन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट के अंदर मैं पुट कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन थी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। एक्स की जगह लिखना चाहिए मुझे 4 प्लस वाई और ये प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये हो जाएगा 2y, 4 इधर जाके हो जाएगा नेगेटिव का, ये आ जाएगा 10। सो 2y इज इक्वल टू 10, 2 से ये कट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई और हमें x और y दोनों की वैल्यू निकाली थी, तो y की आ चुकी है। अब x की निकालने के लिए आप इन तीनों में से कई बार भी पुट कर सकते हो, 1 2 3, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। ये भी एक इक्वेशन है अपने आप में। ठीक है, सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। फर्स्ट में पुट कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स वाई की जगह लिख देते हैं 5 और ये हो जाएगा माइनस का 5। अब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, तो 9। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9। तो ऐसे आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा तो उसको भी करते हैं कैसे डील करना है। देखो यहाँ पर ये इक्वेशन होगी फर्स्ट और ये इक्वेशन होगी सेकंड। यहाँ से आप यहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ से ज्यादा ईजी है। तो एक्स की वैल्यू निकालो यहाँ पे, एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी, टी इधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं हम सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन सेकंड। याद रखना, अगर आपने फर्स्ट से वैल्यू निकाली है तो आप सेकंड में रखनी है आपको वैल्यू। ठीक है, उसी में मत रखना। समझ में आया? क्योंकि आंसर फिर कुछ नहीं आता, आंसर सेम आ जाता है, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलती है। ठीक है, रख कर देख लो। जैसे तो आप रखोगे तो यहाँ पे एक्स की जगह लिखोगे 3 प्लस टी, इस प्लस प्लस टी से ये माइनस टी कट जाएगा, 3 इक्वल 3 आ गया। वेरिएबल से वेरिएबल कट जाता है फिर। ठीक है, इसलिए फिर जहाँ जिसकी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो उसकी नेक्स्ट जो इक्वेशन होगी, जो दूसरी डिफरेंट इक्वेशन, उसके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है। एक्स की जगह लिख देते हैं 3 प्लस टी, तो एक्स यहाँ पर है तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3। दोनों नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम ले लेते हैं 6। एलसीएम लेने का एक तरीका बताता हूँ आपको। जो बड़ा नंबर होता है उसकी टेबल पढ़नी चाहिए, जब तक छोटे वाले बाकी के नंबर्स भी ऐसे, मतलब जब तक हमें एक नंबर ऐसा ना मिल जाए जो बाकी के छोटे वाले नंबर्स की टेबल में भी आता है। जैसे 3 की टेबल पढ़ोगे आप तो 3 वन सा होता है 3। अब आप रुक जाओ, यहाँ पे चेक करो क्या 3 2 की टेबल में आता नहीं आता, तो 3 2 सा करो, फिर 3 2 सा 6 टेबल पढ़नी ना, तो 6 पे रुक जाओ। देखो 6 क्या 2 की टेबल में आता है, यस, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, बहुत आसान चीज है ये, बहुत ज्यादा टाइम बचाएगी आपका। जैसे मैं आपको 3 डिजिट दे दूं, 3 5 6। ठीक है, अब मैं बोलूँ तीनों का एलसीएम क्या आएगा, तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा 30। कैसे पता लगा, देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है 6, 6 की टेबल पढ़ो, 6 1 जा 6। अब रुक जाओ, चेक करो क्या बाकी के छोटे वाले नंबर क्या है, ये और ये छोटे नंबर है बाकी के, क्या इन दोनों की टेबल में आता है, केवल 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में नहीं आता, यानी कि ये हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। और आगे पढ़ो 12, 12 देखो 3 की टेबल में आएगा, 5 की टेबल में नहीं आएगा, तो और आगे पढ़ो 18, 18 भी 3 की टेबल में आ जाएगा लेकिन 5 की टेबल में नहीं आएगा। फिर और आगे 6 की टेबल पढ़ो 24, 24 भी नहीं आएगा, फिर आएगा 30, 30 पर रुक जाओ, 30 3 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है, तो 30 हो जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, ये एक तरीका होता है एलसीएम निकालने का। अब देखो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6, इसको इससे डिवाइड करते आएगा 2, 2 की मल्टीप्लाई को नंबर से कर देते हैं, तो 2 3 6 और 2 की मल्टीप्लाई टी से भी होगी बेटा। ठीक है, तो हो जाएगा 2t। फिर 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 3, 3 की मल्टीप्लाई टी से कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3t। उम्मीद करता हूँ 6 क्लास के अंदर आ गए हो, तो बेसिक कैलकुलेशन तो आती होगी ये वाली। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यहाँ पे इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो क्वेश्चन आता है ऊपर वाले नंबर से उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। अब देखो सॉल्व करते हैं, 2t और 3t हो जाएगा 5t, और ये प्लस का 6 है डिवाइडेड बाई 6 है। इस 6 को यहाँ पे ले जाते हैं, 6 की मल्टीप्लाई 6 से कर देते हैं, क्योंकि 6 यहाँ पे डिवाइड का है तो 6 इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई का, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा यानी कि 36। और यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई से कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है बेसिकली। ठीक है, या फिर यहाँ पे 1 नहीं है तो आप मत भी मानो, आप इसको सीधा एक साथ
सेम का सेम लिख दो, क्योंकि 1 से किसी की मल्टीप्लाई होती है तो वो नंबर चेंज नहीं होता। ये हो जाएगा 36 5t प्लस 6। अब इस 6 को यहाँ पे लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 30, क्योंकि 6 में से 36 में से 6 माइनस हो जाएगा, 5 से इसको काट दो तो ये आ जाएगा 6। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, 6। t की वैल्यू निकल गई। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, s और t दोनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो t की सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। आप ये भी लिख सकते हो पुटिंग द की जगह वो जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ s एन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर लिख देते हैं, t की जगह लिख देते हैं हम 6। ये 6 इधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, तो 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 9। तो s की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9, ठीक है। तो ये इसके दोनों पार्ट थे। अब देखते हैं इसके टोटल शायद 5 पार्ट है, पता नहीं 6 पार्ट है, तो 2 हो गए, अब 2 और करेंगे। देखो स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 और 4 को समझते हैं। तो देखो यहाँ पर इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट से चलो सेकंड से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अब इस 3y को आप यहाँ पे ले चलो, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 3y। यहाँ पे x की वैल्यू को यहाँ पे 9 को ले आओ तो 9 हो जाएगा डिवाइड का, ठीक है। यहाँ से देखो 3 और 3 आप कॉमन भी ले सकते हो, या आप ऐसे भी छोड़ सकते हो उसको, ठीक है। कॉमन लोगे तो 3 और 3 बाहर हो जाएगा, 9 को मिनिमाइज कर देगा, लेकिन आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं है, ये भी चलेगा। अब यहाँ पर इस वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड वाले से हमने इस इक्वेशन को फॉर्म करा तो फर्स्ट में रखना चाहिए, ठीक है। तो 3x की जगह हमें क्या लिखना है अब, 9 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप इस 3 से इस 9 को मिनिमाइज कर सकते हो, ये हो जाएगा 3। ऊपर क्या है 9 प्लस 3y, नीचे हो जाएगा 3, ये माइनस का y इज इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ से आप 3 और 3 कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हो, तो बचेगा 3 प्लस y डिवाइडेड बाई 3। इस 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि 3 दोनों ही है ना, यहाँ पे 3 इंटू वाई है, यहाँ पे 3 इंटू 3 है, 9 का मतलब क्या है 3 इंटू 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास में 3y, 3 प्लस वाई माइनस वाई इक्वल्स टू 3, वाई से वाई कट जाएगा तो 3 इक्वल्स 3 आ जाएगा। जब भी ऐसा केस आता है तो उस तरह के केस के अंदर उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, उनके वेरिएबल्स होते हैं, वो कई सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसके कई सारे सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हमें कैसे लिखना है, फाइनल कंक्लूड करके, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे लिख देते हैं फाइनल। तो इनमें से कोई सा भी आप ये लिख दो, चाहे से, तो ये था ना हमारा, तो x इज इक्वल्स टू, या फिर ये ऊपर वाली लिख दो, y को वहीं पे रहने दो, माइनस का y हो जाएगा, और 3 माइनस 3x को मैं यहाँ पे लेकर आ गया हूँ, ठीक है। कोई सी भी एक इक्वेशन लिख दो सब्स्टिट्यूट करके। ये चलो हमने जो मानी है वो देखने में थोड़ी बड़ी लग रही थी, मैं इसलिए नहीं लिख रहा था, लेकिन आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, वेयर वैल्यू ऑफ x कैन बी इनफाइनाइट। यहाँ पर x की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है, ठीक है। अब देखो जहां पर हमने यहाँ पे y लिखा है ना, तो आप यहाँ पे y लिख दो, सॉरी x की जगह y लिख दो, y की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है। यहाँ पर देखो y की वैल्यू जो होगी ना, उसके सबसे x की वैल्यू का आंसर आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसी कोई एक इक्वेशन लिख दो इस तरह के क्वेश्चन के अंदर, जब आपका आंसर क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, ठीक है। और ये वाली 2 लाइन लिख दो, एक इक्वेशन लिख दो, सो दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वेयर वैल्यू ऑफ y कैन बी इनफाइनाइट, ठीक है। y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, आप जितनी वैल्यू रखोगे उतने ही x की भी वैल्यू होती चली जाएगी, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो आप एक चीज नोटिस करो, डिजिट जो डेसिमल है वो एक डिजिट से पहले है दोनों ही तरफ। तो आप ऐसे में क्या करो, दोनों ही इक्वेशंस की मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ से 10 10 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2x 3y और 1.3, ठीक है। क्यों हुआ है ये, क्योंकि यहाँ पर दोनों की मल्टीप्लाई किससे हो चुकी है। चलो एक बार डेसिमल लगा लेते हैं फिर लिख लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, ठीक है। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस साइड को भी और इस साइड को भी, तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो कितना आ जाएगा, ये 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू ये 1.3, तो पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, 13 आ जाएगा पूरा। और ऐसे ही आप इस वाले को भी सॉल्व कर लो, दूसरी वाली को भी, ठीक है। अब तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये सेम लाइन लिख देनी है हमें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, ठीक है। अब आप यहाँ से वैल्यू निकाल लो, फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको, और ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट, वैल्यू को निकालो सबसे पहले x या y की, तो इस वाली से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2x इज इक्वल्स टू
13 माइनस 3y। अब x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 नीचे आ जाएगा। अब इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इस सेकंड इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन थी हमारी 4। अब देखो x की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, इस x की जगह 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इस 4 से ये 2 मिनिमाइज हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। 2 की मल्टीप्लाई 13 से कर दो 26, 2 की मल्टीप्लाई से कर दो तो 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 26 को इस तरफ ले चलो, ये 5y में 6y जाएगा तो बचेगा नेगेटिव y। 26 से आगे हो जाएगा नेगेटिव का, तो ये बचेगा आपका नेगेटिव 3 और नेगेटिव y। नेगेटिव साइन से नेगेटिव का साइन चले जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। y की वैल्यू आ गई 3। अब हमें x की वैल्यू भी निकालनी है, तो किसी भी इक्वेशन के अंदर रख दो, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रख दो इसकी वैल्यू को, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, ये 2x यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 2x प्लस 3y, y की जगह क्या लिखना है मेरे को, 3 इज इक्वल टू 13। 3 3 9, 9 कर जाके हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे बचेगा 2x। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8, 2 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड का, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4। एक बार और चेक कर लेते हैं, y की वैल्यू आई है 3, ठीक है, तो 3 3 9 और 9 इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 13 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 4, 8 नहीं 4 बचेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2। लग भी रहा था मेरे को कुछ ना कुछ गलत हुआ है, ठीक है, तभी एकदम से इंस्टेंट आ जाती है कि गलत हो रहा है, तो तुरंत चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, तो y और x की वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आई थी 3, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों पार्ट्स को करना था। अब देखते हैं इनके फर्दर जो फिफ्थ और सिक्स पार्ट है। देखो, तो देखो स्टूडेंट, फिफ्थ पार्ट समझते हैं। अंडर रूट वाली वैल्यूज आ गई है, लेकिन इससे कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अंडर रूट वाली कैलकुलेशन आपने करी हुई है 9th क्लास में पहले। तो अब यहाँ पर इनको देख लेते हैं। देखो, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ से सबसे पहले एक वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स की निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा नेगेटिव अंडर रूट 3y, इधर जाके हो जाएगा नेगेटिव। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस अंडर रूट 2 को नीचे ले आओ, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू हमारी आ गई, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन के अंदर, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स की जगह लिखना है ये पूरा, ठीक है, माइनस अंडर रूट 3y डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, फिर माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो, अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से होगी तो कितना आ जाएगा, 3y और माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से देखो, ठीक है। नीचे क्या है, 2 अंडर रूट का 2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, दोनों कैल्शियम कितना आएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा दोनों कैल्शियम, ठीक है। अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले फिर से हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखो, अंडर रूट 2 को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, अंडर रूट 8 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 16। जैसे अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 16। 8 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और आंसर आ जाएगा 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 16y, ठीक है। y अलग से है, याद रखना, अंडर रूट केवल 8 के ऊपर है, y के ऊपर नहीं है, ठीक है। अब अंडर रूट 16 का मतलब क्या होता है, 4। क्या होता है अंडर रूट 16 का मतलब 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 4y और नीचे क्या है, अंडर रूट 2, ठीक है। अब देखो ये कितना आ जाएगा, माइनस 3y और माइनस 4y का मतलब क्या हो गया, माइनस 7y। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा इसका मतलब, माइनस 7y। इस 2 को यहाँ पे ले आओ तो 2 इधर जाके हो जाएगा 0 के साथ में मल्टीप्लाई का, क्योंकि इस नंबर के साथ में 2 क्या हो रहा है, डिवाइड का, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। तो 0 की किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 7 को इधर ले आओ, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई का, तो 7 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का। तो 0 डिवाइड बाय माइनस 7 इज ऑल्सो 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो y की वैल्यू आ गई 0। अब इस वैल्यू को कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर दो, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, 0। ये पूरा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ पे क्या बचता है, 2x इज इक्वल टू 0। अब अंडर रूट 2 को यहाँ पे लेकर आओ, तो 2 डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, तो इसका मतलब भी क्या हो गया, 0। तो x की वैल्यू भी क्या आ गई, 0, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों की वैल्यू 0 और 0 आ जाएगी, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, फ्रैक्शन वाला है। यहाँ से भी आप किसी भी एक की वैल्यू निकाल सकते हो, इसकी निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के साथ में कोई डिजिट नहीं है, नंबर वगैरह नहीं है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड वाली की वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, y को उस तरफ ले चलो, तो 13/6 माइनस y बाय 2। अब 3 को इधर ले आओ, 3 इन दोनों ही नंबर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय ये जो भी है, ठीक है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, एलसीएम लेके लो, एलसीएम ले लो 6, 13 माइनस 3y, इससे मिनिमाइज हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y
डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब जो आपकी एक्स की वैल्यू आई है वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, वो लिख लेना बेटा, थोड़ी जगह कम है, सब्स्टिट्यूट चलो लिख देते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट के अंदर पुट कर देते हैं। तो 3 डिवाइड बाई 2 और हमें एक्स की जगह क्या लिखना है 13 माइनस 3y और 2, ठीक है। माइनस 5y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -2। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। 2 2 सा हो जाएगा 4, तो नीचे तो आएगा हमारे पास में 4, 13 3 इज 39 और 3 3 इज 9y माइनस 5y और 3 इज इक्वल टू -2। दोनों का एलसीएम ले लो, 4 3 सा 12, 12 को 4 से डिवाइड कर दो, 3 आएगा, 3 के ऊपर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 के ऊपर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, नहीं तो एक स्टेप ये लिखना पड़ेगा और जगह यहाँ पर फिलहाल इतनी हो नहीं पा रही है, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इनको सॉल्व कर देते हैं। 39 की मल्टीप्लाई अगर 3 से होगी तो आपका आंसर कितना आएगा, 40 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो 120, 120 में से 3 माइनस कर दो तो 170। यहाँ पे 9y है, 9y की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 27y माइनस 5 हो जाए 20y, ये तो 2 था 12 में लिख दिया, 2 था ये, 12 की मल्टीप्लाई 2 से जाएगी तो -24। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व कर दो, -27 और -20y का मतलब क्या हो गया -47y, -24 इसको भी माइनस कर दो यहाँ पे ले जाके, 4 और 7, 4 और 7 11 और 2 और 1 3 और 1, तो -141 -47 y, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 3 होता है 21, तो ये 3 टाइम चले जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी निकल कर आएगी 3, y की वैल्यू आ गई 3। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये थोड़ी ईजी है उससे, तो y की जगह लिख दिया हमने 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 डिवाइड बाई 2 को उस तरफ ले चलो, तो माइनस का 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 6 आएगा, ये 13 माइनस 3 3 जा 9, ठीक है। पता है ना क्या हो रहा है, 2 ने 6 को डिवाइड करा तो 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर से होगी, 13 में से 3 जाएंगे बचेगा 4 और नीचे क्या है 6, यहाँ पे क्या है x 3, इसको मिनिमाइज कर दो तो यहाँ पे बचेगा x इक्वल टू ये 2/3, 3 की मल्टीप्लाई वहाँ या 3 से नीचे वाला भी कट जाता है, ठीक है। तो x वैल्यू आ जाएगी कितनी 2, और आप ऐसे भी कर सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई से कर दो, 3 यहाँ पे डिवाइड किया ना तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर कट जाएगा, तभी आपका आंसर 2 आना है, तो ऐसे भी काट सकते हो आप, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 2 और y की वैल्यू आ जाती है कितनी 3। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट, ठीक है। काफी वेरिएशन दिए गए थे क्वेश्चन को कराने के अंदर, मतलब लाइक आपके पास में अंडर रूट वैल्यूज भी आई है, डेसिमल वैल्यूज भी आई है, फ्रैक्शन वैल्यूज भी आई है, ठीक है। यही होते हैं मुश्किल क्वेश्चन, बाकी जो आए थे 1 2 3 वो आसान ही थे। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं। करने का कॉन्सेप्ट वही है, बस यहाँ पर हमें बोला गया है 2 इक्वेशन है, इनको सॉल्व करो, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, सॉल्व करने का मतलब ये हो गया, और फिर हमें एम की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर हमें एम की एक इक्वेशन भी दी गई है। तो देखो अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो m की वैल्यू भी आ जाएगी। तो करने का तरीका वही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इनकी इक्वेशंस को मान लो, ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट और ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से किसी एक की वैल्यू को जैसे x की वैल्यू को निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा 4y, ठीक है। अब यहाँ से आप 4 और 4 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो या फिर 2 यहाँ पर है तो आप 2 कॉमन ले लो यहाँ से, 2 क्योंकि यहाँ पर नीचे आके हो जाएगा डिवाइड का, अब 2 यहाँ से कॉमन ले लो, ठीक है। तो आपके पास करने के 2 तरीके, आप कॉमन देखो कैसे ले सकते हो। यहाँ पर आपको पता है यहाँ पे भी एक 2 छुपा हुआ है, एक 2 यहाँ पे भी छुपा हुआ है, तो दोनों तरफ से बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे बचेगा -12 और यहाँ पे बचेगा 2y, ठीक है। और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा -12 प्लस 2y, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी ये -12 प्लस 2y, और आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसको, तो आप 2 से इसको डिवाइड कर दो और 2 से इसको भी डिवाइड कर दो, ठीक है। तो -12 और 2y आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, ये सेकंड थी तो फर्स्ट में कर देंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना अगर सेकंड को फॉर्म करके कुछ बनाए तो फर्स्ट में करना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। सो 2, अब x की जगह क्या लिख सकते हैं हम -12 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, -24 और प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये हो जाएगा 7y, ये 11, 24 इधर जाके हो जाएगा प्लस का, इसको इसमें से ऐड कर देंगे तो 35 आएगा,
इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, यहाँ पे सब पता नहीं दिखेगा कि नहीं, नीचे इतना, y की वैल्यू 5 आ गई है फिलहाल। अब अगर y की वैल्यू 5 आ गई तो अब इसको, इस वैल्यू को आप किसी में भी पुट कर सकते हो, आइदर इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में ही कर देते हैं, तो 2x प्लस 3 y की जगह लिख देते हैं 5 इज इक्वल टू 11। तो ये 2x है, ये हो जाएगा देखो 15 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। अब x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब हमसे क्या पूछा है, m की वैल्यू, तो ये इक्वेशन है। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो x की जगह क्या लिख सकते हैं हम, -2, और y की जगह क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय -2, ये हो जाएगा -2m प्लस 3। अब इस 3 को इस तरफ ले चलते हैं, 3 हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा पॉजिटिव, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और ये -m है तो -1 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप m की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड, कुछ इसके अंदर अलग चीज नहीं थी, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया वैसे ही सॉल्व कराया, बस यहाँ पर एक और इक्वेशन देके आपसे वैल्यू पूछ ली गई है कि m की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं और उसको करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो बोला गया है, बोला गया है कि कुछ हमारे पास में स्टेटमेंट्स गिवंस हैं, यानी कि वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं। अब यहाँ पे टास्क क्या है कि इन वर्ड प्रॉब्लम से आपको इक्वेशन खुद फॉर्म करनी है, फिर उसके बाद में उन इक्वेशंस के आपको सॉल्यूशन भी फाइंड करने हैं। अभी तक आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के अंदर इक्वेशन गिवन थी, लेकिन अब आपको इक्वेशन भी गिवन नहीं, आपको इक्वेशन बनानी है, तो आपकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि इक्वेशन जो है वो सही बने। अगर इक्वेशन गलत बनती है तो डेफिनेटली द आंसर विल बी इनकरेक्ट। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मेक श्योर योर इक्वेशन इज राइट। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो आपको यहाँ पर लैंग्वेज का सारा गेम है, तो उसके ऊपर ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है द डिफरेंसेस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, सो फाइंड देम। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है, वहां पे बोला गया दो नंबर्स का डिफरेंस कितना है, 26 है। तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट या फिर लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर बी वाई। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का, बड़े वाले और छोटे वाले का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है। ठीक है, डिफरेंस का मतलब तो यही है कि बड़े वाले से छोटा वाला माइनस करेंगे। अब एक कंडीशन और बोली गई है, सिचुएशन, एक तो इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन बोलेगी वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर वन। अब देखो जो एक नंबर है दूसरे नंबर का क्या है 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स ऑब्वियसली बड़ा वाला ही होगा ना, छोटा वाला तो हो नहीं सकता, 3 टाइम्स बड़ा वाला ही होगा। तो इसका मतलब दूसरी इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल्स टू y, और y के लिए मैं 3 टाइम्स है x y का, तो मैं 3 कहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे लगाऊं या फिर यहाँ पर, वही बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे लगाना चाहिए, तभी इक्वेशन बैलेंस होती है। ठीक है, अब ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड ऑलरेडी x की वैल्यू हमारे पास में गिवन है, तो इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x की जगह लिख सकते हैं 3y, तो 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, ये आ जाएगा 2y 26, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। अगर y की वैल्यू 13 आ गई है तो इसको आप पुट कर सकते हो इस इक्वेशन के अंदर। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो x इज इक्वल टू 3y है, तो 3 की जगह लिख सकते हैं 13, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39। तो ऐसे हो जाएगा आपका पार्ट 1। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं, बोला गया है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, सो फाइंड देम। ठीक है, अब देखो दो एंगल्स हैं, दोनों के सप्लीमेंट्री, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्राइंगल सेंट्रिक प्रॉपर्टी भी आ चुका है। ठीक है, जो आपने 7th क्लास के अंदर पढ़ी होगी। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, दो एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री है। तो यहाँ पर लार्जर भी है, तो इसका मतलब दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है, 90 90 मिलाकर 180 नहीं है, एक 90 से बड़ा है, एक 90 से छोटा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख देते हैं लेट, ये सेकंड पार्ट है, लेट द, चलो स्मॉलर पहले मान लेते हैं, स्मॉलर एंगल बी एक्स एंड ग्रेटर बी वाई, ग्रेटर को हमने वाई मान लिया। अब देखो बोला गया है कि जो, अब देखो चाहे एक स्मॉलर और एक ग्रेटर है, तो एक इक्वेशन तो हमारी इसके अंदर गिवन है पहले से कि जो स्मॉलर है वो 18 डिग्री छोटा है बड़े वाले से। ठीक है, सो ग्रेटर इज वाई, तो वाई में से अगर एक्स को माइनस करेंगे या फिर ऐसे लिख लो दोनों को इक्वल करेंगे, तो अगर आपको इक्वेशन बनानी होगी तो x के अंदर आप 18 प्लस कर दोगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि x वाला 18 डिग्री छोटा है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, यानी कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो हमारी ये हो सकती है। ठीक है, तो ये होगी एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री, तो यानी कि दोनों का सम कितना होगा, x प्लस वाई का 180 डिग्री होगा, तो दूसरी इक्वेशन हो गई है। ठीक है, अब इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करो, उसको सेकंड इक्वेशन कंसीडर करो, यहाँ पे y की वैल्यू जो भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो y की वैल्यू निकली हुई है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जिन बच्चों ने ऐसे करके लिखा होगा कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18 है, उनका भी सही है, उनको बस क्या करना पड़ेगा, इस x को यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा।
तो वापसी वही बन जाएगी। जिन्होंने डायरेक्ट ऐसी फॉर्म कर ली, क्योंकि ये भी इक्वेशन करेक्ट है, ये भी इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अगर ऑलरेडी ये कर दिया होगा तो वो डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, y की, क्योंकि एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर निकल चुकी है, y की वैल्यू x की फॉर्म के अंदर निकल चुकी है। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड वाले में पुट कर देते हैं, x प्लस y की जगह लिख सकते हैं हम क्या, x प्लस 18, ठीक है, इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 180 माइनस 18, 180 माइनस 18 होता है 162, और अब इसको इससे माइनस कर देते हैं, सो 2 8 जा 2 1 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है 81, और हमें दोनों के दोनों एंगल्स फाइंड करने, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब आप x की वैल्यू को पुट कर दो। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, फर्स्ट ज्यादा इजी है, दोनों ही इजी है, खैर x की जगह लिख देते हैं हम 81 प्लस 18, तो 9 और 9, तो 99 आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप दोनों के दोनों एंगल्स को निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसके और भी पार्ट्स हैं, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ ताकि टाइम भी बच जाए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाए, और खैर फोर्थ क्वेश्चन तो काफी बड़ा है, लिखेंगे तो आधे पार्ट के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर थर्ड करेंगे। देखो स्टूडेंट, पार्ट नंबर थर्ड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का बोला गया है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800, लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, ठीक है। तो देखो दो इक्वेशन तो यहाँ पे खुद ही बन जाएगी। सबसे पहले तो अज्यूम कर लो कॉस्ट को, ठीक है, एक बॉल और एक बैट की कीमत पूछी गई है, तो एक बॉल और एक बैट की कीमत को यहाँ पे एक्स और वाई मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज रुपीज एक्स एंड बैट ऑफ दूसरी चीज क्या है, बॉल है, बॉल इज रुपीज वाई, ठीक है। अब पहली कंडीशन के अंदर वो 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीद रही है, तो एक बैट की कीमत अगर x है तो 7 बैट की कीमत कितनी होगी, 7x, और 6 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी, 6y, ठीक है, एक बॉल की कीमत y है तो 6 की हो जाएगी 6y। तो पहली इक्वेशन तो हमारी बन जाएगी 7x 6y, और दोनों की कॉस्ट कितनी है, एक साथ मिला के दोनों का टोटल कितना है 3800, ठीक है। दूसरी हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरा बोला गया है हमारे हमको 3 बैट्स, बाद में उसने खरीदा 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 10750, सो 3 बैट्स खरीदती है तो 3x, और 5 बॉल्स खरीदती है तो 5y इज इक्वल टू, अभी हमारी दो इक्वेशन बन चुकी है। अब इस इक्वेशन में से एक की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक वेरिएबल्स की, तो इसकी निकालेंगे अगर वैल्यू, तो सबसे पहले तो ये 5y यहाँ पर आके हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब x को यहीं पर रहने देते हैं, 3 को नीचे ले आते हैं, 3 हो जाएगा डिवाइड का, ठीक है, ये 17 और 50 है। अब इस x की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एन इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, सेकंड इक्वेशन से हम यहाँ तक पहुंचे, तो आपको जो वैल्यू रखनी है वो सेकंड में नहीं रखनी, फर्स्ट वाले में रखनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन है 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, ये 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। फिर क्या है प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 7 की मल्टीप्लाई से कर देते हैं, 7 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, 7 को 0 से करेंगे तो 0, 7 5 इज 35, 7 7 इज 49, 49 और 3 52, 7 1 इज 7 और 5 12, ठीक है, माइनस 7 5 इज 35, नीचे बच जाएगा 3, ये 6y इज इक्वल टू 3800। एलसीएम लेंगे दोनों नंबर का 3 आएगा, तो 3 की मल्टीप्लाई से कर देते हैं, 1 की मल्टीप्लाई से कर देते हैं, तो एलसीएम तो आ जाएगा 3, ये सेम रहेगा 1250 माइनस 35y, ये 3 की मल्टीप्लाई 6 हो जाएगी तो हो जाएगा प्लस का 18y, ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, देखो 18y में से 35y चले जाएंगे तो कितना बचेगा 17y, ठीक है, 5 में से 15 में से 8 जाएंगे तो 17y बचेगा। अब देखो यहाँ पर इन लाइक टर्म्स को सॉल्व कर दिया, कितना आ गया 17y, वहां पे बचता है हमारे पास में एक लाइन यही लिख लेते हैं, ये लो 12250 माइनस 17y इज इक्वल टू 3800, इस 3 की मल्टीप्लाई से कर देते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई का हो जाएगा, अब इसको लिख देते हैं, इधर बचेगा देखो 17y, यहाँ पर क्या आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, सो 0 0 और 3 8 24 और 3 3 9, 9 और 2 11। अब देखो इस नंबर को यहाँ पर प्लस का है तो इस तरफ ले चलते हैं, माइनस का हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 में से 0 जाएगी, 0 बचेगा, ठीक है। अच्छा ये बड़ा है, ये 12,000 है, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, 0 में से 0 जाएगी, 0 बचेगा, 5 में से 0 जाएगी, 5 बचेगा, 2 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, और 11 में से 11 जाएगा तो 11 ही बचेगा, तो ये माइनस का बचेगा क्योंकि ये नंबर है माइनस का। इस माइनस के साइन से माइनस का साइन कट जाएगा, 17 बन जाए 17 5 85, एक 0 लग जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 50, y की वैल्यू 50 आ गया। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दो,
इसमें से किसी भी इक्वेशन के अंदर 1 2 3 4 किसी में भी कर दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम कर देते हैं फर्स्ट वाले में, सेकंड वाली छोटी इक्वेशन सेकंड वाले में कर देते हैं। ठीक है, सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x + 5, y की जगह लग देते हैं 50 आया है। ये हो जाएगा कितना, 250 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 1500, 3x 3 से ये कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 500। ठीक है, तो एक बैट की वैल्यू कितनी आ गई है, 500। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ वन बैट इज ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ यानी कि दैट ऑफ बॉल इज ₹50। ठीक है, ऐसे करके हमारा ये थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हो गया। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट समझते हैं, बड़ा क्वेश्चन है काफी, तो इसकी लैंग्वेज को समझते हैं, आराम से करेंगे इसको। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द charge of distance covered. Okay, for a distance of 10 kilometer, the charge paid is ₹105. Okay, and the for a journey of 15 kilometer, charge paid is 155. So, what are the fixed charge and the charge per kilometer? Okay, and how much does a person have to pay for traveling distance of 25 kilometers? ठीक है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर है क्या, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर के लिए उसने ₹105 चार्ज करा है। अब मैं आपको थोड़ा सा ना सिनेरियो यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो होता क्या है, जैसे हम कभी जैसे टैक्सी वगैरह को हायर करते हैं या ऑटो वगैरह, इनका चार्जेस कैसे चल रहा है। देखो जैसे मान लो फर्स्ट किलोमीटर के लिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए यानी कि पहले किलोमीटर के लिए आपका चार्जेस लेस सपोज हैगा ₹40। ठीक है, आप ऑटो में बैठ जाओ या फिर जो भी ऑटो मान लो या टैक्सी मान लो, आप बैठ गए, आप थोड़ा सा चले, आप उतर गए, आपको ₹40 देने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब आगे सेकंड, अगर आपने एक और किलोमीटर चल लिया, एक और किलोमीटर आपने चल लिया, तो आपको 40 और 40 80 नहीं देने। अब कितना चार्जेस है, ₹10 पर किलोमीटर का, पर किलोमीटर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर। मतलब पहला किलोमीटर कंप्लीट हो जाने के बाद जैसे आपने 2 किलोमीटर चल गए, तो पहले किलोमीटर के ₹40 देने पड़ेंगे, दूसरे किलोमीटर के बाद में 2 किलोमीटर चल गए यानी कि 1 किलोमीटर के आपके ₹10 और ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही आपने आपने अगर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो पहले किलोमीटर के ₹40 देने पड़ेंगे, ₹40, और बाकी के 2 किलोमीटर के कितने देने पड़ेंगे, ₹20, यानी कि टोटल हो जाएगा ₹60। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा उस केस के अंदर, ₹60। जैसे आपने 3 किलोमीटर चला तो पहले किलोमीटर के 40 और जो बाकी के 2 किलोमीटर हो गए उसके 10 और 10 यानी कि 60। ठीक है, यहाँ पर ये सिनेरियो यहाँ पे समझाया गया है। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि एक टैक्सी ने चार्जेस करे पूरे 10 किलोमीटर के कितने रुपीस, ₹105। पूरे 10 किलोमीटर के, पूरे 10 किलोमीटर के उसने कितने रुपए चार्जेस करे, 105। और 15 किलोमीटर के कितने चार्जेस करे उसने, 155। तो हमें निकालनी है वैल्यूज, और व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो फिक्स्ड चार्जेस क्या है और पर किलोमीटर के चार्जेस क्या है। तो ये जो देखो ये फर्स्ट किलोमीटर का होता है ना, यही होता है फिक्स्ड चार्ज। तो हमें फर्स्ट किलोमीटर का चार्जेस निकालना है और फिर बाद में ऐड होने वाले एक एक किलोमीटर के चार्जेस क्या है वो निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले आप फिक्स्ड चार्जेस समझ लो कितना है, कोई भी आप मान लो एक्स वाई जेड। तो मैं मान लेता हूँ लेट द फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट किलोमीटर बी एक्स। ठीक है, ₹1 मान लिया, और पर किलोमीटर का भी मान लेते हैं, एंड फॉर ईच किलोमीटर बी ₹y। मतलब 1 किलोमीटर हो जाने के बाद में अब जो किलोमीटर चलेंगे उनके हिसाब से हमने वाई रुपीस मान लिया हर एक किलोमीटर का। ठीक है, अब 10 किलोमीटर का कितना है, 105। अब देखो जो 10 किलोमीटर है उसके अंदर पहला तो होगा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का तो फिक्स्ड चार्ज हुआ होगा, 1 किलोमीटर का क्या हुआ होगा, फिक्स्ड चार्ज कितना है, एक्स। जो 10 किलोमीटर के पैसे हैं 105। अब 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 के पैसे कैसे जोड़े गए होंगे, 10 किलोमीटर के पैसे इसी तरीके से जोड़े गए होंगे, 1 किलोमीटर का फिक्स्ड चार्ज, 1 किलोमीटर का फिक्स्ड चार्ज, और बाकी के 9 किलोमीटर का जो पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो जोड़ा गया होगा। ऐसे तो जुड़े होंगे 10 किलोमीटर के पैसे, तभी तो ₹105 बने होंगे। तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे। देखो अब फर्स्ट किलोमीटर का क्या है, फिक्स्ड चार्ज, और फिक्स्ड चार्ज हमने क्या माना है, एक्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 किलोमीटर का तो हो गया फिक्स्ड चार्ज, फिर प्लस में बाकी के 10 में से बच कितने गए, अब 9 किलोमीटर बच गया। 9 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, पर किलोमीटर का चार्ज। तो पर किलोमीटर का चार्ज कितना है बच्चों, वाई माना था हमने, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये वाई। तो इन दोनों को जब हम ऐड करके लिखेंगे तो इनका टोटल फेयर कितना आ रहा है, 105। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू 105। ठीक है, जिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तो आप खुद से भी एक बारी करके देखो कि जो 10 किलोमीटर है उसमें से केवल फर्स्ट किलोमीटर का चार्जेस क्या होगा,
फिक्स्ड होगा, जो कि ज्यादा होगा केवल फर्स्ट किलोमीटर का। बाकी के जो 9 किलोमीटर आप ट्रेवल करोगे उसके अंदर आपको कैसे पैसे दे देंगे, पर किलोमीटर के जो भी डिसाइडेड होते हैं, ठीक है। जैसे 40 रुपीज है पर किलो फर्स्ट किलोमीटर का, बाकी के 10 किलोमीटर बाकी के रुपीज क्या है 10। ये हमारा एक एग्जाम्पल है, इसके आंसर अलग आएगा। ये हमारा एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया, जो यूजुअली आज के टाइम पर चल रहा है ना, ओला उबर वगैरह के अंदर ये सब चीजें चल रही है ना, कि आपको फर्स्ट किलोमीटर में आपको 40 रुपीज देने पड़ेंगे, और बाद में आप चाहे आप बैठ के उतर जाओ तो भी आपको 40 रुपीज देने पड़ेंगे, और बाकी आप 1 किलोमीटर चल जाओ तो भी 40 है। 1 किलोमीटर के बाद लगती है तो आपको 10-10 रुपए और ऐड करके उसके अंदर आपका जुड़ जाएगा, ऐसे ही आपका फेयर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर आपने टोटल 10 किलोमीटर चला, इसका मतलब आप 10 किलोमीटर के पैसे दोगे, लेकिन उसमें से 9 किलोमीटर के पैसे आप दोगे ईच के हिसाब से कि पर किलोमीटर का क्या रेट था, और 1 किलोमीटर के आप पैसे क्या दोगे जो फिक्स्ड था, कि भाई आपने शुरू में आपको इतने पैसे देने हैं फर्स्ट किलोमीटर के लिए, ठीक है। इसी तरीके से ऑटो, जो टैक्सीज हैं, कैब्स हैं, वो सारी इसी तरीके से काम करती है, ठीक है। जैसा मेट्रो में भी जाते हो, आपने मान लो आप मेट्रो में चले, आपने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाके आप उतर गए, तो मेरे ख्याल से, मैं खैर मेट्रो में नहीं जाता, जैसे मेरे ख्याल से वो 20 रुपीज ले लेते हैं। लेकिन अगर आप दो दो स्टेशन आप आगे उतरे, यानी कि एक की जगह इस बार आपने 2 स्टेशन तक ट्रेवल करा, तो ऐसा नहीं है कि एक के आपने 20 दिए तो दो के आप 40 दोगे, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ रुपीस ऐड हो जाते हैं बस, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट का फिक्स होता है, फर्स्ट का हमेशा फिक्स रहता है, बाकी वाले का कम 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 होता है, और वो बाकी वाले में ऐड होता चले जाता है, ठीक है, पीच के हिसाब से। तो एक इक्वेशन बन जाएगी हमारी ये। अब दूसरी इक्वेशन क्या होगी, देखो 15 किलोमीटर का कितने पैसे हैं, 155, 155। तो 15 किलोमीटर में 1 किलोमीटर का तो रहा होगा फिक्स्ड, और 14 किलोमीटर का क्या रहा होगा जो पर का होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से 155 उसके पैसे बने होंगे। तो x प्लस 14y इज इक्वल टू 155, ठीक है। अब देखो यहां से आप, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप सेकंड से वैल्यू निकाल लो x की, x आ जाएगा 155 माइनस 14y, ठीक है। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एंड इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट के अंदर पुट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस 9y, तो x की जगह हमें क्या लिखना है, 155 माइनस 14y, ठीक है। अब यहां से लिख देते हैं 9y इज इक्वल टू 105। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा 5y, और ये नेगेटिव 5y बचेगा। इसको यहाँ पे ले आते हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव 155, ये हो जाएगा आपका 50 रुपीज। अरे भाई लो, जैसा हमने एग्जाम्पल लिया था ये नेगेटिव 50 आएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से 10 ही आ जाएगी, जो हमने एग्जाम्पल लिया था वही आ गया, ठीक है। मतलब बुक वालों को भी पता है 8% क्या रेट चल रहा है कैब्स का, वही छाप दिया उन्होंने। तो y की वैल्यू आ गई 10 रुपीज। हम निकाल लेते हैं अब x की वैल्यू। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, जो कि है x प्लस 9y, y की जगह लिख देते हैं 10, तो x इक्वल टू हो जाएगा 90, और ये 90 और ये 90 तरह के हो जाएगा माइनस का, तो आपका आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 15 रुपीज आ जाएगी। तो यानी कि जो चार्जेस फिक्स्ड है वो है 15 रुपीज, और जो पर का है पर किलोमीटर का वो कितना है 10। तो यहाँ पे लिख देते हैं फिक्स्ड चार्जेस इज ₹15 एंड चार्जेस फॉर पर किलोमीटर इज ₹10, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या करना है। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है हाउ मच डज अ पर्सन, मतलब ये भी निकालना था, ये निकाल दिया। अब नेक्स्ट आगे इसके अंदर पूछा गया हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको कितने रुपीस देने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर वो पर्सन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 25 किलोमीटर का, तो अब आपको पता है 25 किलोमीटर में 1 किलोमीटर का तो चार्ज होगा फिक्स्ड, ठीक है, और 24 किलोमीटर का चार्ज क्या होगा पर के हिसाब से होगा। तो 1 किलोमीटर का फिक्स्ड चार्ज कितना आया है हमारा 15 आया है, प्लस 24 किलोमीटर का चार्जेस कितना हो जाएगा, पर का कितना है 10 रुपीज है, तो 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये आ जाएगा 240 प्लस 15 यानी कि 255 बस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर हो गया 255 रुपीज। सो ही हैज टू पे ₹255 फॉर 25 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा था, इसके अंदर हमसे दो पार्ट्स में आंसर पूछा गया था। देखो स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5 करते हैं, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है ये। अ फ्रैक्शन बिकम 9/2 if 2 is added to the both numerator and denominator, and if 3 is added to the both numerator and denominator it becomes 5/6. So find the fraction.
फ्रैक्शन फ्रैक्शन सोच के बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रैक्शन हो गया भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब क्वेश्चन बोला गया है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर टू टू ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, 9/11। ठीक है, 9/11 बन जाता है। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई होती है सामने वाले के नीचे वाले के साथ में, तो 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इन दोनों से, तो 11 की मल्टीप्लाई जब 2 से होगी तो ये हो जाएगा 22। 11 की मल्टीप्लाई हमें n से भी करनी पड़ेगी तो हो जाएगा 11n। अब ऐसे ही इस नीचे वाले की मल्टीप्लाई होगी सामने वाले के न्यूमरेटर से। ठीक है, तो देखो 9 की मल्टीप्लाई d से कर दो तो हो जाएगा 9d, और 9 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो हो जाएगा 18। अब ये जो d वाले नंबर्स हैं इनको एक तरफ रहने दो। ठीक है, यानी कि जो वेरिएबल्स हैं, तो 11 9 और इस 9 11n और इस 9d को भी यहाँ पे ले आओ, ये 18 है, इस 22 को भी यहाँ पे ले आओ, तो ये आ जाएगा -4, और ये आ जाएगा 11n माइनस 9d। ठीक है, और ये -4 है तो इक्वल्स में लिख देते हैं, इक्वल्स में -4। तो एक इक्वेशन तो देखो ये बन गई कितनी आसानी से। ठीक है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। दूसरी सिचुएशन दी गई है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही 3 ऐड कर दे तब वो 5/6 हो जाता है। तो वही सेम हमारे पास में फ्रैक्शन है, लेकिन इस बार इस फ्रैक्शन के अंदर दोनों के अंदर 3 को ऐड किया जा रहा है, तो वो क्या बन जाता है, 5/6। ये तो होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब ये बन गया 5/6। सेम यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये हो जाएगा 6n प्लस 18, 5 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 5d प्लस 15। ठीक है, अब d को उस तरफ ले चलते हैं, तो 6n माइनस 5d, यहाँ पे बचेगा 15 माइनस 18, तो ये हो जाएगा -3, ये 6n माइनस 5d। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए आप या तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो n की, या तो यहाँ से निकाल लो। ठीक है, यहाँ से निकाल लेते हैं, सो 6n इज इक्वल टू -3, ये हो जाएगा प्लस का 5d इधर आके। ठीक है, और आप यहाँ से 6 को नीचे लेकर आ सकते हो, तो यहाँ से 6 को हटा देते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास में ये। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी। 11 n की जगह लिख देते हैं ये -3 मल्टीप्लाई बाय, या ब्रैकेट में लिख देते हैं -3 प्लस 5d डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, फिर है -9d इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 11 की मल्टीप्लाई पहले -3 से होगी तो -33, फिर 5 से होगी तो +55d, नीचे है 6, 6 की मल्टीप्लाई नीचे यहाँ पे 1 मान लो, 6 की मल्टीप्लाई 9 से हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 6 9 54d, -1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर इस नंबर से होगी तो ये नंबर चेंज होंगे नहीं, नीचे बचेगा ये 6, यहाँ पे -4। ठीक है, अब देखो ये 54d है, ये 55d है, ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1d, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस -33, 6 को यहाँ पर ले आओ, 6 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी, क्योंकि 6 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है तो इस तरफ आके 6 मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन जाएगा -24। और चलो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, अब इस 33 को आप इस तरफ ले आओ, 33 हो जाएगा पॉजिटिव, और 33 में से अगर 24 जाएंगे तो कितना बचेगा 9, तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास में 9। अब इस वैल्यू को आप पुट कर सकते हो किसी भी इक्वेशन के अंदर, फर्स्ट के अंदर ही पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है, दूसरा पेन ले लेते हैं हाँ 11 मल्टीप्लाई बाय n देन 9, और d की जगह लिख देते हैं हम कितनी, डी की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से 9, और अब ये 9 9 हो जाएगा मल्टीप्लाई, 9 9 हो जाएगा 81, 81 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले चलेंगे, तो ये देखो यहाँ पे नेगेटिव है तो इस तरफ आके हो जाएगा ये पॉजिटिव, 81 से 4 जाएंगे तो बचेगा +77, और यहाँ पे 11 9 है, 11 77 को माइनस और मिनिमाइज़ कर देगा तो n की वैल्यू यहाँ से हमारे पास में आ जाएगी 7। ठीक है, तो अब हमें से पूछा गया है यहाँ पे फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन हो जाएगा न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो 7/9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो तो स्टूडेंट देखो 6th पार्ट देखते हैं। बोला गया है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब आज से 5 साल बाद में जैकब की एज उसके सन की एज का 3 टाइम्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज टू बी x एंड हिज सन बी y years। ठीक है, आज से 5 साल बाद में, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 year फ्रॉम नाउ। तो जैकब कितने साल का हो जाएगा आज से 5 साल के बाद में,
तो जैकब देखो आज x ईयर का है तो 5 साल के बाद में x + 5 का हो जाएगा, उसका जो सन है वो आज y ईयर्स का है तो 5 साल के बाद में y + 5 ईयर्स का हो जाएगा, और बोला गया है कि वो आज से 5 साल बाद में अपने बेटे की एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं हम कि जैकब और उसके सन की एज का वो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 3y और 15 x 5 को उधर ले आओ, 3y को उधर ले चलो, 5 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो बचेगा 10। तो एक इक्वेशन तो हमारी आ जाएगी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या बन सकती है, बोला गया है 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो 5 साल पहले, तो यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं अब 5 years ago। तो देखो आज उसकी एज कितनी है x ईयर, तो जैकब आज तो हैगा भाई x ईयर का, 5 साल पहले कितने का होगा x - 5 ईयर्स का। 5 साल पहले उसकी एज 5 आज की एज से 5 कम होगी, और सन की कितनी होगी, उसका सन आज y ईयर्स का है, 5 साल पहले कितना होगा, y में से 5 माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ से भी एक इक्वेशन बन सकती है कि जो जैकब की एज है वो उसके सन की एज से 5 साल पहले की जो उसकी सन की एज है उससे 7 टाइम्स थी, ठीक है। तो 7 टाइम्स थी या कितने टाइम्स थी, 7 टाइम्स थी। तो ये हो जाएगा 7y - 35, ये हो जाएगा x - 5। 7y को उधर ले चलते हैं, माइनस का हो जाएगा, 5 को यहाँ पे लेकर आ जाते हैं तो -35 और प्लस का 5 हो जाएगा तो -30 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारी इक्वेशन होगी फर्स्ट, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं -30 और ये प्लस का 7y, इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में, ठीक है। सो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x की है ना, हाँ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह लिख देते हैं -30 + 7y, तो -30 + 7y देन -3y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा देखो 4y, इस 30 को यहाँ पे ले आते हैं तो 30 हो जाएगा आपका प्लस का, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 और 4 डिवाइड में चले जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। अब इस y की वैल्यू को इसी में रख देते हैं, सब्स्टिट्यूट पुट कर देते हैं इसके अंदर। सो पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देते हैं 3 इंटू y की जगह लिख देते हैं 10 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा देखो 30 और 30 उस तरफ जाके माइनस का 30 होगा, 30 इस तरफ आगे हो जाएगा प्लस का 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ गई x की वैल्यू, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है, उनकी परसेंटेज पूछी गई कि हाँ व्हाट आर देयर परसेंटेज, तो हमने x और y की जो वैल्यू निकाली और हमने x और y को परसेंट एज ही अज्यूम करा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज 40 years और उसके बेटे की लिख देते हैं, सो प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 10 आई थी 10 years, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 6 के 6 पार्ट करे हैं। देखो कुछ भी क्वेश्चंस इसके अंदर ज़्यादा मुश्किल तो नहीं थे, ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन दिए गए थे, हाँ, लेकिन आपको ना इन क्वेश्चंस की रिवीजन कर लेनी चाहिए। बाकी सारे क्वेश्चन तो आप कोई दूसरी बुक्स लो उसमें से करो, जैसे ये भी क्वेश्चन ठीक था, और इसके थर्ड वाले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट एक्सी वाला, फ्रैक्शन वाला फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये वाले कर लो, देखो जैसे फ्रैक्शन वाले सिक्स्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट, ठीक है। ये कौन से, ये थोड़े डिफिकल्ट है, तो आपको इनकी रिवीजन दोबारा कर लेनी चाहिए, ठीक है। और अब आपकी ड्यूटी यहाँ से शुरू होती है कि आप दूसरी जगह पे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को ढूंढो, जैसे एग्जाम्पलर में से, देखो एग्जाम्पलर में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के पेपर में।